नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका ठाकुर नाम है मेरा। भोपाल में ही पैदा हुई हूँ मैं और यहाँ पर यहीं मेरी स्कूलिंग हुई। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरे फादर जो हैं वो एक स्कूल में टीचर थे और उसके बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं। स्कूल में कभी बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में, बहुत ही नॉर्मल सी थी, मतलब इतना कि हाँ फेल नहीं होंगे लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे क्लास में मैं टॉपर बन जाऊँ या फिर लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों। ऐसा कभी सीन नहीं था लाइफ में। तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि चलो किसी चीज़ में तो अच्छा करेगी, तो ऐसा कोई को करिकुलर भी नहीं था मेरी लाइफ में कि स्पोर्ट्स में अच्छी हो, डांस में अच्छी हो, आर्ट में अच्छी हो, किसी ना किसी चीज़ में कहीं तो करियर बनने की कोई उम्मीद नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। 11th-12th में आकर तो हालत और ही ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ आके तो रियलिटी में इंसान को आटे दाल के भाव पता चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू पढ़ाई की, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से वो टाइम मेरा कटा और वहाँ आके मुझे रियलाइज़ हो गया था कि देखो को करिकुलर तुम्हें आता नहीं है, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही है। तो ये दोनों फ़ील्ड तो मुझे लगता है कट गई, यहाँ तो अपन कुछ नहीं कर पाएँगे। जैसे-तैसे, क्योंकि मम्मी-पापा ने बोला कि नहीं बेटा पढ़ाई तो करनी है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते अपन, यहीं से क्विट नहीं कर सकते हैं, तो चलो कॉलेज तो जाना है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया। आप सब ओरिएंटल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओरिएंटल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, इतने मेरे मार्क्स नहीं थे, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मुझे ओरिएंटल में एडमिशन मिले। तो भोपाल के एक दूसरे लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग में एंट्री ले ली। अब इंजीनियरिंग में आ तो गए, लेकिन एक भी सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो पहले सेमेस्टर के बाद से मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया था। उस क्लासरूम में बैठना इतना तकलीफ़देह था मेरे लिए कि एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो दिमाग में घुस रहा हो, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे लग रहा हो कि यार मैं कुछ कुछ कर पाऊँगी, इसका क्या रेलेवेंस है लाइफ से, कुछ समझ नहीं आता था और एकदम डिस्कनेक्ट फ़ील होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये हो नहीं पा रहा है, तो मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। अब आपको भी पता है कि इंसान जब कॉलेज नहीं जाता तो क्या होता है। बहुत लंबे टाइम तक और बहुत बैक्स लगने के बाद मेरे कॉलेज ने फाइनली डिसाइड किया कि शायद मेरे घर पे बताने का समय आ गया है। तो एक दिन मेरे पापा को कॉल गया और उनको बताया गया कि आपकी बेटी जो है उसकी 70% टाइम तो वो कॉलेज आती ही नहीं है। बैक्स के बारे में तो खैर उन्हें पता था, लेकिन आपकी बेटी जो है 70% टाइम तो कॉलेज ही नहीं आती है। मेरे पापा कॉलेज आए। आप इमेजिन करिए कि स्कूल के एक टीचर जिनकी पूरी लाइफ किसी को डिसिप्लिन सिखाने में गई हो, अपने बच्चों से थोड़ी बहुत उम्मीदें तो उस इंसान की होती है ना। आपकी ज़्यादा अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है लाइफ में। आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आपने सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाए हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी लाइफ देने में लगाए हैं। और उनके बारे में कुछ अच्छा सुनना तो दूर, उनके कॉलेज से आपको बुलाकर ये बोला जाता है कि आपका बच्चा जो 70% टाइम तो कॉलेज आता ही नहीं है। वो बच्चा जिसका कोई को करिकुलर नहीं है, जिसकी पढ़ाई कभी अच्छी नहीं रही है, जिसका और लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, उसके बारे में ये एक एडिशनल फैक्टर सुनना आपको मिल जाए। मैंने उस दिन अपने पापा की आंखों में ना एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखी थी, क्योंकि इसके पहले तक पढ़ाई को लेकर उन्होंने मुझे डांटा कई बार था, अपनी उम्मीदें कई बार मुझे दिखाई थी कि मुझे लगता है तुम कुछ तो कर पाओगी लाइफ में। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट ना कुछ अलग थी कि बेटा ये ना लाइन क्रॉस कर दी एक। बहुत तकलीफ हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको चीज़ों को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो प्लेसमेंट होता है ना, प्लेसमेंट पे अपन कुछ करके दिखाएंगे, कोई बात नहीं। जितनी दम थी मेरे अंदर पूरी लगा दी। जितने ओपन प्लेसमेंट्स हो रहे थे भोपाल में, जितनी कंपनीज जो है वो मेरे कॉलेज में आ रही थी, आंख बंद करके मैंने सब में जाके इंटरव्यू दिया। कुछ ने तो मुझे एलिजिबिलिटी की बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी ब्रांच हम नहीं देख रहे हैं, पर जहां तक मैं जा पाई, जितने भी मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ पाई, आई गॉट रिजेक्टेड बाय 14 कंपनीज। और उन 14 कंपनीज ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे रेज्यूमे पर एक भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं थी। मैं कॉलेज जाती तो शायद मुझे पता चला होता कि कोडिंग लैंग्वेज मेरे रेज्यूमे में उस समय होने की क्या इंपॉर्टेंस थी। बिकॉज आई डिड नॉट इवन हैव वन कोडिंग लैंग्वेज ऑन माई रेज्यूमे, आई गॉट रिजेक्टेड बाय 14 कंपनीज। अब तो मेरे पास कहीं जाने का मौका भी नहीं बचा था कि मैं कहाँ ही चली जाऊँ, क्या ही कर लूँ। कंपनीज ने भी रिजेक्ट कर दिया, अब तो कंपनीज बची भी नहीं जहाँ मैं अप्लाई कर दूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी अपन कुछ कर सकते हैं।
तो जितने जॉब के प्लेटफॉर्म्स मेरे पास अवेलेबल थे सब पे खोल के जो भी जॉब मुझे मिल सकती थी मैंने अंधाधुंध सबके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं एक रिसेप्शनिस्ट तक की जॉब करने को तैयार थी, इतनी मेरी सेल्फ एस्टीम नीचे आ चुकी थी कि क्योंकि मैंने मान लिया था कि मुझे कोई जॉब पर नहीं रखने वाला है, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझे आता ही क्या है, आई हैव गॉट नथिंग इन मी, व्हाई विल समबडी हायर मी। सब जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। 6 महीने लगे, एक जॉब मिली कंटेंट राइटर की जो भोपाल में ही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको अपन जाने नहीं देंगे, इसको अपन ज्वाइन करते हैं। हालांकि कंटेंट राइटिंग भी मुझे नहीं आती थी, उन्होंने पता नहीं क्या देख के मुझे ले लिया जॉब पर। मैं वहां पहुंची तो मेरा शक सही था कि वहां पर कंटेंट राइटिंग का ज्यादा काम था नहीं। इट वॉज अ रैंडम एडमिन टास्क जिसमें आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो वैसे ही जॉब टास्क मुझे वहां मिलने लगे। कई सारी चीजें जो वो मुझे अलॉट करते थे वो मुझे आती भी नहीं थी। लेकिन मना कैसे करे व्यक्ति जिसको इतनी जगह से रिजेक्शन मिला हो, जो ये मान चुका हो कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, उसको जैसे तैसे एक जॉब मिली है, वो कैसे उसको बोल सकता है, मना कर सकता है कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा या ये काम मुझे आता नहीं है, आप कैसे मना करोगे उसको। ऐसे ही मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि कृतिका तुम्हें एक गेस्ट आने वाले हैं, उनके साथ में हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, तो तुम्हें उसका एंकर बनना है। तो वो एक ऑथर है, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं, उनसे आपको बात करनी है, सवाल जवाब करने हैं, यही बस वीडियो होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे सर, कब करना है? कल करना है। आज शाम के 5 बजे मुझे ये बताया जा रहा है कि कल सुबह आपको उनके साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। जिस इंसान ने कभी जीवन में कैमरा फेस नहीं किया, जिसको एंकरिंग का ए भी नहीं आता, जिसने गिन के 3 से 4 ही किताबें पढ़ी होंगी जीवन में, उसको आप एक ऑथर का इंटरव्यू लेने का टास्क दे रहे हो, कैसे करेगा वो इंसान? पर जितना मैं कर सकती थी, जितनी कोशिश, जहां से भी जैसे तैसे क्वेश्चंस बना के मैंने अगले दिन वो इंटरव्यू किया। और आप अज्यूम कर सकते हैं और आप बिल्कुल यकीन के साथ शायद कह भी सकते हैं, बहुत ही बुरा इंटरव्यू था। वो इतना बुरा इंटरव्यू था कि मैं भी नहीं देख पाऊंगी उसे आज की डेट में। कि मुझे मालूम है कि आज मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझसे भी उतना फेलियर बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई इतनी बुरी मैं कैसे, इतना कोई कैसे खराब परफॉर्म कर सकता है। मुझे बहुत डांट पड़ी उस चीज के लिए कि इतना खराब कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है। लाइफ में बहुत जगह से मुझे रिजेक्शन मिला था, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन ना थोड़ा ज्यादा चुभ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले तक चीजें मेरे हाथ में थी ना। मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, मैंने एफर्ट नहीं लगाया था। पर इस एक इंसिडेंट में मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कभी कैमरा फेस नहीं किया, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। इस जगह पर इतने शॉर्ट नोटिस पर अगर मैं फेल हुई हूं तो कोई मुझे कैसे बोल सकता है कुछ? सिर्फ इस बात को अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं उनके पास दोबारा गई और मैंने उनसे बोला सर आप एक मौका मुझे और दीजिए, एक इंटरव्यू आप मुझे और करने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समय नहीं मिला, लेकिन अगर मिला होता तो इससे मैं बहुत बेहतर परफॉर्म करती। और उनसे बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मुझे एक मौका दिया। उन्होंने बोला ठीक है, एक ऑथर और आने वाले हैं कैंपस में और इनका इंटरव्यू करने का मौका हम आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा चांस है। उन्हें प्रूव करना, उस ऑथर को प्रूव करना, किसी को प्रूव करना, ये मेरा मोटिव नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप को बताना चाहती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों 1 हफ्ता लगाकर, कई सारी स्लीपलेस नाइट्स लेटर मैंने उस ऑथर की सारी किताबें पढ़ ली और उसके बेसिस पर अपना क्वेश्चनेयर बनाया उनसे पूछने के लिए। इमेजिन करिए उस ऑथर ने लिखने में कितना समय लगाया होगा। कई सारी किताबें थी, वो 1 हफ्ते में मैंने सारी पढ़ ली, क्योंकि मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि मुझ पे कोई उंगली उठा पाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो इंटरव्यू बहुत बेहतरीन हुआ, सबको बहुत पसंद आया, यूट्यूब पर अपलोड हुआ, उसमें गिनकर 4 व्यूज आए। पर मुझे सेटिस्फैक्शन थी कि जितना मुझसे बन सकता था मैंने अपना बेस्ट देकर वहां पे परफॉर्म किया। और इस एक इंसिडेंट ने पता नहीं क्या ही कॉन्फिडेंस जगाया मेरे अंदर, जो पहले कभी नहीं था। इतने फेलियर्स मिलने के बाद ना अब लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे पहले टूटता है। इस एक छोटी सी विन ने, मतलब जो विन थी भी नहीं कायदे से आप कह लो, तो यूट्यूब पे 4 व्यूज, क्या आप ही डालोगे तो अभी 40 तो आ ही जाएंगे। तो यूट्यूब पे 4 व्यूज वाले कॉन्फिडेंस में मेरे अंदर जो जगाया, मुझे लगा नहीं अब कुछ करते हैं। मैंने कहा सबसे मुश्किल चीज मेरी नजर में आज क्या है? सबसे मुश्किल चीज मेरे नजर में थी यूपीएससी। मैंने जिंदगी का सबसे हिम्मती डिसीजन लिया कि अपनी जॉब क्विट करी और यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी। लेकिन ना
जिस पॉइंट पे मैं थी लाइफ में, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकती थी। आप कैसे उनसे नजरें मिलाकर बोलोगे कि इतनी आपने मेरी फीस बर्बाद की, अब आप यूपीएससी की फीस और भर दो मेरी। तो मैंने पैसे बचाए अपने जॉब में से और इतने इकट्ठे कर लिए कि अब मैं यूपीएससी की फीस भर सकती हूँ, तो अब मैं जॉब क्विट कर देती हूँ। मैंने फीस भरी, 2 साल की प्रेपरेशन, दिल्ली में 6 घंटे की नींद, 3 घंटे की आंसर राइटिंग, 2 घंटे का न्यूज़पेपर, 4 घंटे की कोचिंग और बाकी पूरा टाइम लाइब्रेरी में किताबों में मुंह घुसाए हुए निकला। लेकिन फिर कोविड आया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और मुझे वापस घर आना पड़ा। कोई इतनी मेहनत करने के बाद जब उसे मौका नहीं मिलता ना एग्ज़ाम लिखने का, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी एक अलग ही लेवल की होती है। आपने सोचा होगा कि क्यों नहीं एक अटेम्प्ट और दे लेते। कई बार ना हिम्मत टूट जाती है आपकी, जब आप पूरा जोर लगा देते हो और फिर आपको वो मौका नहीं मिलता, तो यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट एनीमोर। और अब मुझे कमाना था, क्योंकि अब घर से और मैं पैसे नहीं ले सकती थी। तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई दोबारा से कंटेंट लिखने की। इस बार वो अपॉर्चुनिटी थी इकोहॉलिक्स की। मैंने वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि मुझे कुछ पैसे कमाने थे और अपने पैरों पे खड़े होना था, क्योंकि अब तो रिश्तेदार भी पूछने लग गए थे कि स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ नहीं, हमने सुना था शायद यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अच्छा बन गई क्या? ओहो हो, दिस वाज अ वेरी पॉपुलर थिंग विच माई रिलेटिव्स यूज्ड टू से टू माई पेरेंट्स। और एम्बैरेसमेंट की भी झेलने की किसी की हद होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ कमाना है। हम 5 मेंबर्स ने इकोहॉलिक्स को स्टार्ट किया था। इन 5 मेंबर्स को सिवाय इकोनॉमिक्स के और कुछ नहीं आता था। एक बिजनेस स्टार्ट करने में काउंटलेस नंबर ऑफ स्किल्स लगती हैं, और जब इन्हें सिवाय इकोनॉमिक्स के और कुछ ना आता हो तो आप सोच सकते हैं कि हालत क्या होगी। पर हमने वो सब सीखा। बहुत हालत खराब थी, किसी को कुछ नहीं आता था, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी पढ़ाई शायद स्कूल कॉलेज में कर ली होती तो आईआईटी किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गए होते, किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट ले लिया होता। उतनी पढ़ाई की सिर्फ अपने वेंचर को अफलोट रखने के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट का उस टाइम दौर चला था, पैसे हमारे पास थे नहीं, तो हमने सोचा शायद इन्वेस्टमेंट से ना कुछ लाइफ आसान हो जाएगी। हम 5 लोग मिलके 15 डिपार्टमेंट संभालते थे। हमने उसमें एक 16वां जोड़ लिया, इन्वेस्टमेंट रिसर्च का। और 6 महीने तक लोगों के दरवाजे खटखटाने के बाद हमें फाइनली एक इंटरव्यू मिला। उस इंटरव्यू के पहले 5 मिनट में हमें रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल के कि आप आईआईटी आईआईएम के एलुमनस नहीं हो, हम आप पे क्यों भरोसा करें। कोई आपकी 6 महीने की काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स को 5 मिनट में इनवैलिडेट कर दे आपके मुंह पे कि आपने आईआईएम और आईआईटी से कुछ नहीं पढ़ाई की है, तो आप में हम क्यों भरोसा कर सकते हैं। वी डोंट सी एनीथिंग इन यू। वापस आए, बहुत सदमा लगा था इस बात का, लेकिन हार तो नहीं मान सकते थे ना, क्योंकि क्या है, इसके बाद आप हार मान के क्या ही कर लोगे, बंद कर दोगे सब कुछ। डू यू हैव दैट ऑप्शन इतनी मेहनत करने के बाद? मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने इन्वेस्टर्स हैं हमारे सामने, जिस तक हम जा सकते हैं, हम जो भी कर सकते हैं, वी विल डू एवरीथिंग। और हमने किया, जिसका भी दरवाजा खटखटा सकते थे, जो भी कर सकते थे। 23 इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया हमें। 23 इन्वेस्टर्स रिजेक्टेड अस ऑन आवर फेस। कईयों ने शुरू के 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन ने, कईयों ने 2 मीटिंग 3 मीटिंग, पर हम रिजेक्ट हुए। अब आप बस इमेजिन करो कि जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट का माहौल चल रहा हो, सबको मिल रहा है, सिर्फ आपको नहीं मिला, तो आप कितना हारा हुआ फील करोगे। पर बात यह है ना कि किसी किसी मोमेंट पे ना इंसान खुद को नहीं उठा पाता, तब उसकी टीम उसे उठाती है। तो जो हम 5 थे ना, उनने एक दूसरे को उठाने का काम किया, क्योंकि लाइफ में बचपन से यही तो करते हैं, सिवाय फेलियर के और मिला ही क्या है। हमने सोचा कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिल रही है, पैसे हमारे पास है नहीं, कुछ दिन बिना सैलरी के काम चला लेंगे, रेंट भरने के पैसे नहीं है, ऑफिस छोड़ देते हैं। पर स्टूडेंट्स को जो वादा किया है, वो तो प्रिंटर का बिल तो भरना पड़ेगा। तो हमने ऑफिस छोड़ा, घर से काम करना शुरू किया। किसी भी फाउंडर ने अगले 6-8 महीने सैलरी नहीं ली वेंचर से, और सिर्फ प्रोडक्ट पे काम किया। हमारा सिर्फ एक ही जुनून था कि यार किसी और को नहीं, खुद को प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं ना लाइफ में। शायद जो दुनिया हमें बुला रही है वो हम नहीं है, फेलियर तो हम नहीं है। अगले 6-8 महीने बिना किसी सैलरी के दिन रात लगकर इकोहॉलिक्स का एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया
कि अगर कोई इंसान इकोनॉमिक्स का कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है और वो किसी और जगह एडमिशन ले भी ले, तो भी वो इकोहॉलिक जरूर आएगा, क्योंकि हम वो दे रहे हैं जो और कोई नहीं दे पा रहा है। आज की डेट में जब मुझसे कोई पूछता है कि यार, जब सर ने ही मुझसे कहा था कि एक फेलियर कैलेंडर पर आपको आना है और अपने फेलियर्स के बारे में बताना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उतना फेल मैं हुई नहीं हूँ लाइफ में। लेकिन जब सोचने बैठो तो आप उन्हीं फेलियर्स से मिलके बने हो, बस आपकी सहने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ती जाती है, थोड़े और ज़्यादा बड़े फेलियर्स पे आप गिर कर संभल जाते हो। तो अपने सारे फेलियर्स से मेरी सबसे बड़ी सीख सिर्फ ये है कि योर कैपेसिटी टू बाउंस बैक डिटर्मिन्स एवरीथिंग इन लाइफ। लाइफ तो बार बार आपको उठा के नीचे फेंकेगी, एक नहीं तो दूसरा फेलियर। आज की डेट में जितना मेरा पहला स्ट्रगल था, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल आज की डेट में है, लेकिन मैं उसे झेलने लायक बन गई हूँ अपने फेलियर्स की वजह से। तो योर कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम योर फेलियर्स डिसाइड्स एवरीथिंग। और जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि उस वक्त 30-40 हज़ार की सैलरी कमाने की औकात नहीं थी मेरी, आज की डेट में जब मैं महीने में 30-40 लाख की सैलरी के चेक काटती हूँ, तो ऐसा लगता है कुछ तो कर लिया ना लाइफ में, कुछ तो बन गए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।